नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। अब क्योंकि आपके पेपर में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी स्टार्ट की है। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बोर्ड एग्जाम 2025 है, जो 2025 में फिजिक्स का पेपर हुआ था। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को आपको करने से ये लाभ होगा कि अगर आप 15 या 16 पेपर लगा कर जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। तो अगर आपको पास होना है तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, और अच्छे नंबर भी गेन करने हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल होंगे। थ्योरी तो इनसे ही रिपीट होती हुई आएगी। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर तैयार करने हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 15 से 16 पेपर लगा लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ना तो केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बोर्ड पेपर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है फिजिक्स का पेपर और इसका संकेतांक है 346 JW। ठीक है, तो अब इसे हम शुरू करने वाले हैं। ये 2025 का ही पेपर है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आवेश है Q और चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश V चाल से प्रवेश करता है, और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल ज्ञात करना है हमें कि कितना बल होगा। देखिए, यहाँ सवाल पढ़ना है। तो हमने पिछला पेपर जो प्री बोर्ड वाला किया था, उसमें यहाँ अनुदिश के स्थान पर लंबवत था, आपने ध्यान दिया हो। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश का मतलब है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है। ठीक है, जब समानांतर प्रवेश करेगा, अनुदिश प्रवेश करेगा, इसका मतलब थीटा हो गया 0। जब थीटा हो गया 0 तो हमारे पास चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह साइन 0 रखेंगे। अब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो टोटल बल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 में होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी 0 होगा इसका बल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। अब इसने कहा अगर हम माध्यम बदल दें तो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है वो F2 हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, तो कूलाम का नियम है। अब कूलाम के नियम अनुसार जो बल होता है वो परावैद्युतांक पर किस प्रकार डिपेंड करता है, ऐसे व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बल और परावैद्युतांकों में संबंध हुआ दो में, तो F1 K1 बराबर हुआ F2 K2, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब उसने वैल्यू किसकी पूछी है, उसने पूछा है कि माध्यम का परावैद्युतांक जो K2 है उसकी वैल्यू पूछी गई है ना। तो K2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, F1 K1 बटे K2 F2 सॉरी, तो ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसका देख लीजिए कौन सा है आंसर, देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 सही होगा, ये वाला बना ना, ये वाला। ठीक है, क्योंकि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है ये, फिर उसने कहा माध्यम बदल दिया है, तो मान लीजिए दूसरा माध्यम K2 है, उसकी वैल्यू K1 की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा KF1 बटे F2। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, तो समझ तो आ रहा होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे तभी हम MCQ आसानी से कर पाएंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो MCQ आसानी से नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, गै दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, और दूसरा लेंस जो दिया है वो है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है उत्तल लेंस। दोनों संपर्क में रखे हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी पूछी है। अब संयोजन की फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो माइनस में होगी, तो होगी माइनस के 18 सेंटीमीटर, है ना। और उत्तल की फोकस दूरी होती है प्लस के, तो 12 सेंटीमीटर। अब संयोजन की तुल्य फोकस दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है जब संपर्क में दो लेंस रखे हों तो उनकी तुल्य फोकस दूरी होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/f बराबर होगा माइनस के 1/18 और प्लस के 1/12। तो एलसीएम दोनों का कितना है 36, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 और ये प्लस के 3, तो कितना 1/36। तो वैल्यू कितनी आई, F इक्वल टू संयोजन की फोकस दूरी हुई 36 सेंटीमीटर। अब 36 हुई, अगर इसमें प्रकृति और पूछता तो क्योंकि पॉजिटिव आई है वैल्यू, तो ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा जो संयोजन होगा। ठीक है, संयुक्त लेंस जो होगा, यानी दोनों लेंसों से जो मिलकर बनेगा वो करेगा उत्तल लेंस की भांति व्यवहार, क्योंकि उसकी फोकस दूरी आई है पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा होगा इसका, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया है कि पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। तो देखिए, आपको याद रखना है जो पीएन संधि डायोड होता है उसकी दो कंडीशन है। एक तो है अग्र अभिनति,
है ना, और एक होती है पश्चविनती या उत्क्रम कह सकते हैं उसे हम, पश्चविनती। ये दो कंडीशन हुई। जो पश्चविनती होती है उसमें पी एन संधि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी लगभग अनंत होता है ना। और जो अग्रविनती होती है उसमें बहुत कम प्रतिरोध होता है ना। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पी एन संधि डायोड में जो डायोड होगा अग्र अभिनति में वो चालक की भांति व्यवहार करेगा, जैसे वो चालक हो, और पश्च अभिनति में वो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पी एन संधि की दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अग्र अभिनति होगी उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, और जो पश्च अभिनति होगी उसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। तो इसमें कौन सा है, पश्च अभिनति। तो प्रतिरोध कितना होगा, बहुत अधिक, यानी अनंत होगा। जब प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर होगी बात, क्योंकि जो धारा होती है वो प्रतिरोध पर डिपेंड करती है ना, आई बराबर वी अपॉन आर। तो प्रतिरोध बहुत अधिक, धारा बहुत कम, जीरो हो जाएगी। और अग्र अभिनति में जब प्रतिरोध बहुत कम होगा तो धारा बहुत अधिक होगी। तो याद रखना है, अग्र अभिनति में जो पी एन संधि डायोड होगा वो चालक, और पश्च अभिनति में होगा कुचालक। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन होगा सही अनंत। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जिससे और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। जो प्रतिरोधकता होती है उसका फॉर्मूला है हमारे पास आर ए अपॉन एल, ये दो कंडीशन है। तो इसमें एल आ रही है यानी लंबाई चालक तार की। तो अब आपको याद रखना है, जो प्रतिरोधकता होती है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट गुण होता है ना, पदार्थ का विशिष्ट गुण है। तो ना तो ये लंबाई पर डिपेंड करेगा, ना ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। ये केवल तार के पदार्थ पर डिपेंड करेगा कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट पे ही पढ़ के जाना है। जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है ना। चालक पदार्थ का नहीं, पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, इसलिए पदार्थ पर ही डिपेंड करेगा, ना तो लंबाई पर ना क्षेत्रफल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। तो लिख लीजिए ई बराबर हो गया 1.5, और बाह्य प्रतिरोध दे रखा है 1.9 ओम। जोड़ने पर प्रवाहित धारा प्रवाहित हो रही है 0.75, ये 0.75 एम्पियर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू आई और R प्लस आर, यही होता ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.75, आर की वैल्यू दे रखी है 1.9, इसकी हमें निकालनी है स्मॉल आर की, इससे 2 टाइम, और ये वैल्यू हुई 1.9 प्लस स्मॉल आर। अब इसे इधर ले जाइए दूसरी साइड, तो 0.1 बचेगा। तो 0.1 आंसर होगा। तो लगा दीजिए। देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं एमसीक्यू में, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल कभी भी इतना लेंथी नहीं होगा 1 या 2 नंबर में कि आप ना कर पाएँ। जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनमें ही थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो सभी के लिए होगी। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सही, सी सही होगा ना। तो ये हुए एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू आप लिख सकते हैं, अच्छे हैं सारे एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अति लघु क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। देखिए मैं इस चैप्टर की विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसका न्यूमेरिकल भी बता चुका हूँ, और उसकी जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो भी बता चुका हूँ। मैंने इसमें ये बताया है आपके लिए, इसमें बता देता हूँ, इस चैप्टर से आपको ज़रूर 4 नंबर का क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 नंबर आपको इस चैप्टर से, एक चैप्टर से मिलने वाले हैं। केवल उसमें 2 डेरिवेशन है, एक तो आइंस्टीन का समीकरण है और दूसरा डे ब्रोगली का सूत्र है, और दोनों ही क्वेश्चन देखो 1-1 नंबर में आए हुए हैं। और अभी आगे आप देख लेना, इस पेपर में ज़रूर ही इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल ज़रूर होगा, चाहे 2 नंबर का हो 3 नंबर का हो, ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक चैप्टर एक यूनिट है, इसलिए इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना निश्चित ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखना है। तो आइंस्टीन का समीकरण होता है, जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो डिवाइड होती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन में। तो ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आपको केवल ये लिखना है अगर 1 नंबर में आएगा तो। फिर आपको बता देना है कि ई क्या है। ई है फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन आपतित हुआ है ना। और ई के क्या है, ई के है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा,
जो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, गतिज काइनेटिक एनर्जी, और डब्लू क्या है, डब्लू है कार्य फलन, ये कार्य हो गया, कार्य भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठ से बाहर आने में किया गया कार्य है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक नंबर में थोड़ा ही जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द्रव्य तरंगों के डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए डे ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो द्रव्य तरंगों की बात कर रहे हैं तो लैम्डा बराबर होता है h/p। अब p बराबर होता है mv, तो चाहो तो h/p छोड़ दीजिए या h/mv लिख दीजिए, आपको जो सही लगे वो लिख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं। अच्छा सवाल है। एक नंबर में इतना ही लिखेंगे, बस केवल लिख देंगे द्रव्य तरंगों के लिए तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र ये है, निम्नलिखित है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। राइटिंग थोड़ी साफ रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब कॉपी की स्टार्टिंग आप करेंगे तो आराम से लिखेंगे, धैर्यपूर्ण, जिससे आप अच्छी राइटिंग लिख सकें, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का नंबर तीसरा क्वेश्चन है ये। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया हुआ है, E z = 60 साइन ये 500x प्लस 1.5 × 10⁻11t वोल्ट पर मीटर है। तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे दिया उसने, चुंबकीय क्षेत्र का लिखना है। तो आपको केवल एक बात याद रखनी है, देखिए इस इक्वेशन में ये होता है E बराबर E0 और ब्रैकेट में क्या होगा ओमेगा टी प्लस kx, ये होता है। तो ये ब्रैकेट जो का तो आ जाएगा, ये वाला जो है इसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं। यहाँ E0 है तो बस यहाँ B0 लाना है भाई, B बराबर होगा B0 और ये जो ब्रैकेट है ओमेगा टी प्लस kx। चैप्टर नंबर 13 का है ये, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है चैप्टर नंबर 13 उसका है एक न्यूमेरिकल एक नंबर में। अब B0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आप E0 की जगह देखिए, E0 कितना है 60 है ना। तो अब E0 60 है तो B0 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें ये पता है कि जो फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला है ये होता है E0/B0 इक्वल टू होता है C के। तो अब हमें B0 की वैल्यू चाहिए, तो B0 बराबर कितना होगा E0/C। C क्या प्रकाश की चाल है। अब E0 की वैल्यू है कितनी 60 और इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ ये होती है ना। अब कैलकुलेट करिए, इससे 20 टाइम कटेगा और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 0 से एक पावर और काट दीजिए, तो 2 × 10⁻⁻7 इतना हो गया। ये B0 की वैल्यू निकल गई। अब B0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन लिख दीजिए B बराबर B0 की वैल्यू आई है 2 × 10⁻⁻7 ओमेगा टी जो कहता हूँ यानी 500x प्लस 1.5 × 10⁻11 टी, ये जो कहता हूँ, ठीक है। तो ये हुई इसकी इक्वेशन, ये सवाल हो गया आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दिया है 200 वोल्ट, तो शिखर मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है VRMS = V0/√2, तो लेकिन हमें शिखर मान निकालना है उल्टा, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा VRMS × √2। VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है 220 और इसकी वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या दो संभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर देना है। तो पहली बात तो दो बल रेखाओं या दो संभव पृष्ठों एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जो दो संभव पृष्ठ होंगे वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, कभी नहीं करेंगे वो। अगर ऐसा होगा तो जो कटान बिंदु होगा उस पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि भौतिक रूप से बिल्कुल असंभव है। ऐसी बल रेखाओं के लिए होता है, वहाँ पे 2 क्षेत्र के 2 मान होंगे, वहाँ भी संभव नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं कि दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर करता है नाभिकीय विखंडन पर। तो एक लाइन लिखनी है कि नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एक नंबर क्वेश्चन है, एक एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। तो हम ये बता सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर है ना, तथा उसमें आवेश, ये तो C बराबर Q/V होगा ना, कूलाम पर वोल्ट। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का अनुपात उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है, ऐसे लिखेंगे। तो C बराबर क्या होगा Q/V। अब Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा इसका मात्रक, अथवा फेरेड भी बोल सकते हैं, तो अथवा फेरेड होगा। इतना ही लिखना है, जितना पूछा है उतना बताइए। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q/V, इसका मात्रक कूलाम पर वोल्ट। अब कूलाम पर वोल्ट को कहते हैं हम फेरेड, तो 1 कूलाम पर वोल्ट बराबर होगा 1 फेरेड। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंज बल का
समीकरण लिखना है और एक ही स्थान पर लगाए गए इतने वोल्ट पर मीटर का वैद्युत क्षेत्र है और इतने का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना करनी है ना। तो लोरेंज बल मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है, जो गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया था उस वाले में, है ना। और ये बहुत ही आसान है कि जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करता है जहाँ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों तो कण पर कार्यरत बल लोरेंज बल कहलाता है। और इसका समीकरण होगा F बराबर Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि F बराबर Q और इंटू ब्रैकेट में ई प्लस बी क्रॉस बी, ये हो गया। तो ये हो गया लोरेंज बल। तो ये तो आप इक्वेशन लिख देंगे, परिभाषा भी लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद v की वैल्यू पूछी है, तो वेग का फॉर्मूला होता है जब बिना विचलित हुए गुजर जाए E अपॉन बी। अब E की वैल्यू है कितनी, 5 × 10⁴ 5 है ये, है ना, और थोड़ा सा लिख देते हैं सही। तो v बराबर होगा 5 × 10⁴ और इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻², इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी, तो 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चाल से चलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए और नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। इसे हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो हमने पेपर सॉल्व आउट किया था उसमें भी नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछी गई थी। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियन की संख्या का भाग देने पर हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने विस्तार में इसमें समझाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण दीजिए। तो आप ये बुक से देख सकते हैं, दोनों प्रकाशों के जो चित्र हैं वो आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण इतना है, तो अपवर्तन कोण और माध्यम का अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। देखिए वैसे तो ब्रूस्टर का नियम हटा दिया गया है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि IP + R = होता है 90 डिग्री। तो R होता है अपवर्तन कोण, तो हो जाएगा 90 - IP। IP मतलब पोलराइजेशन कोण, है ना, IP से मतलब पोलराइजेशन है। तो ध्रुवण कोण कितना 60, तो 90 - 60 तो कितना बचा 30। तो अपवर्तन कोण तो ये हो गया। ठीक है, अपवर्तन कोण हमें मिल गया है। जब अपवर्तन कोण मिल गया तो फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है N बराबर 10 IP। ये ब्रूस्टर के नियम से है। तो 10 60 हो गया, IP की वैल्यू होगी 10 60, तो कितना हो गया √3। 10 60 की वैल्यू होगी √3, तो अपवर्तनांक कितना होगा √3 होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का कह दिया है कि दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। ये 4 तरंगें दे रखी हैं, सूक्ष्म तरंगें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें और गामा किरणें। और क्वेश्चन 7 में पूछा गया विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य। तो आप ये मान के चलिए यहाँ तक तो है 2 नंबर का, और इसके आगे विस्थापन धारा 1 नंबर में पूछी गई है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने जो तरंगें हैं वो लिख दी हैं कि किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है ना। तो सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाली जो तरंगें हैं वो है रेडियो, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगें, फिर अवरक्त है, फिर दृश्य है, फिर पराबैंगनी है, फिर एक्स किरणें है, फिर गामा किरणें हैं। ये क्रम आपको याद रखना है। ये मैंने शायद पिछले भी जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये पूछा गया था। देखिए कई बार ये पूछा जाता है, ये पूछा ही जाता है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 13 वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें कुछ क्वेश्चन पूछने लायक भी तो नहीं है, इसके अलावा केवल क्रम ही पूछ सकते हैं, या कोई समीकरण दे के आपसे सवाल पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, है ना। तो आपको बस एक क्रम याद रखना है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, गामा किरणों की सबसे कम है तरंग दैर्घ्य। आवर्ती के लिए उल्टा हो जाएगा, तो मैंने आवर्ती के लिए भी लिख दी है। आवर्ती के लिए लिखी नहीं है, बस बता दिए कि सबसे अधिक आवर्ती वाली तरंग है गामा किरणें। इसका उल्टा कर दीजिए, इधर से चल दीजिए, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगों की आवर्ती सबसे कम होगी। ठीक है, इसके बाद विस्थापन धारा है, जो विस्थापन धारा पूछी गई है। तो विस्थापन धारा क्या होगी, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर भी एक बार परिभाषा देख लीजिए कि जब किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है, ठीक है, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। ID से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ID का ये फॉर्मूला होता है ε0 d∅E/dt। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर इसके इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहली बात कि परमाणु की स्थायी कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमता है, यदि वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है तो उस समय जिस कक्षा में घूमता है वो स्थायी कक्षाएँ हैं। ये स्थायी कक्षाएँ वे होती हैं जिनमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है,
ये पूछी गई है ऊर्जा, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो हमें ई एन की वैल्यू निकालनी है। ई एन की वैल्यू ये आएगी -13.6/n²। ये आपको निकालना है, ये चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है विस्तार से। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, त्रिज्या से संबंध और पूछा गया है इसका। तो त्रिज्या से जो इसका संबंध होता है वो क्या होता है, देख लीजिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपका त्रिज्या संबंध। देखिए ये होता है ऊर्जा और त्रिज्या का संबंध जो होगा, जो ऊर्जा होगी NV कक्षा की ऊर्जा, वो त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है और माइनस भी होता है साथ में, है ना, ऋणात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है हमें। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, तो समान ध्रुव सामर्थ्य की, है ना, जो समान ध्रुव सामर्थ्य के दो ध्रुवों को अल्प दूरी पर, ये ऐसे लिख सकते हैं, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो जो पर बना निकाय होगा वो चुंबकीय द्विध्रुव होगा। यानी कि जो प्रत्येक चुंबक होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव ही होती है। अब इसे हम एम से वो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, सॉरी, तो चुंबकीय द्विध्रुव तो प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव यही होगा कि दो बराबर और विपरीत ध्रुव, मतलब बराबर ध्रुव सामर्थ्य के विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो बना निकाय कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव। अब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा टॉ बराबर mb sin थीटा, ठीक है। इसका निगमन भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर पूरा ही कराया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 से है ये, चुंबकीय द्विध्रुव वाले से, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव और आघूर्ण वाले से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये परिपथ दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा गया है कि सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं इन्हें एक साथ जोड़ देंगे हम समांतर क्रम में, 50, 75 और 50 तीनों एक साथ जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे हम, तो इन्हें जोड़ दीजिए। भाई कितना होगा 1/50, 1/75 प्लस 1/50, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 300 आएगा, तो दोनों का 300 हो जाएगा। तो ये 300 ले लीजिए एलसीएम, इससे 6 टाइम, इससे 4 टाइम, इससे 6 टाइम, तो कितना हुआ 16 हो गया ऊपर, तो 16/300 ये हो गया। अब ये जो 16/300 कितना होगा 300/16 होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू होगी 300/16, ऐसे डैश मान लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए फिर 1000, भाई कुल प्रतिरोध मान लेके चल रहे हैं हम। तो जब 1000 को हम इसे में जोड़ेंगे तो एलसीएम ले दीजिए इसका भी 16, है ना, इससे कितनी बार डिवाइड होगा देख लीजिए, तो ये है 100 ओम, सॉरी 60 ओम नहीं है 100 ओम है, तो ये हो गया 1600 प्लस 300 ये जो का तो 1900/16 ये आया कुल प्रतिरोध, है ना। जब कुल प्रतिरोध आ गया तो एक तो ये आप लिख देंगे उन कुल प्रतिरोधी हो गया। धारा और पूछी है तो धारा लगा दीजिए I बराबर V/R। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.75 और बटे जो वैल्यू आई है इसकी निकल के कितनी आएगी 16 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे 1900 बटे में, बस ये कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे और हो जाएगा सवाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खगोलीय दूरदर्शी दिया है, एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए। खगोलीय दूरदर्शी आया है 2025 में, तो इस बार आप सूक्ष्मदर्शी को तैयार करके जाएंगे, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना ही पूछा जाए लेकिन आप पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। तो इसके लिए मैं विस्तार से डेरिवेशन डाल रहा हूँ सेकंड फिजिक्स की, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को जरूर जाके देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम लिखना है और इसके आधार पर अपशिष्ट प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। देखिए डेरिवेशन में करा चुका हूँ, जो गॉस का प्रमेय हमने किया था चैप्टर, उसमें मैंने वीडियो डाली हुई है, आप जाकर इससे देख सकते हैं। प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस का नियम बहुत आसान है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए इस चैप्टर से डेरिवेशन आनी ही आनी है, वो 4 ही डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपकी एग्जाम में आपको ज़रूर मिलने वाली है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति का परिपथ चित्र की सहायता से कार्यविधि समझाइए। देखिए इस चैप्टर को भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, अगले 1 या 2 दिन में मैं इसकी वीडियो डालूंगा आपके लिए, तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। इस चैप्टर से लगभग 8 या 10 नंबर का आपके पेपर में मिलने वाला है, 8 नंबर तो आप मान के चलिए, 7-8 नंबर कन्फर्म है इस चैप्टर से आने ही वाले। देखिए इसका हम एक MCQ भी देख चुके हैं और पीछे अभी एक क्वेश्चन और देखा था 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन ये हो गया 3 नंबर का, ठीक है। इसके आगे भी अभी क्वेश्चन इसका मिल सकता है, तो इस चैप्टर से ज़रूर ही 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके लिए एक विस्तार से वीडियो डाली जाएगी संधि डायोड के चैप्टर की, जिसमें सारी थ्योरी होगी शॉर्ट तरीके से, जिसे आप आसानी से समझ सकें आसान भाषा में, ठीक है। वैसे बहुत टफ चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात में क्या अंतर होता है, और एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो प्रतिघात होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वो क्या होता है, तो प्रतिघात केवल किसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रेरक या संधारित्र द्वारा उत्पन्न अवरोध है, जबकि जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र के संयुक्त संयोजन द्वारा लगाया गया कुल अवरोध है ना। जो प्रतिघात होता है वो तो केवल या तो प्रेरक उत्पन्न करेगा या संधारित्र उत्पन्न करेगा, लेकिन जो प्रतिबाधा है वो तीनों का संयोजन है। तो अंतर तो आप ये लिख सकते हैं, है ना। वैसे इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही धारा के मार्ग में अवरोध हैं, लेकिन जो प्रतिघात होता है वो केवल एल या सी द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि प्रतिबाधा आर और प्रतिघात कोई सा भी हो का कुल योग होता है, कुल सदिश योग, है ना। प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिबाधा प्रतिरोध शामिल होने के कारण यह आवर्ती और ओमीय प्रतिरोध दोनों पर निर्भर करती है। ये आपको याद रखना है। अब रही बात शक्ति गुणांक की, तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कॉस पाई बराबर आर अपॉन जेड। अब इसमें बात करी गई है किसकी, कि हमें बताना है एल सी आर परिपथ में। तो एल सी आर परिपथ में जो जेड का फॉर्मूला है वो है जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। तो अब कॉस फाई क्या हो जाएगा, तो कॉस फाई हो जाएगा कॉस फाई बराबर आर, और अपॉन जेड में क्या वैल्यू होगी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। केवल सूत्र लिखवाया है, प्राप्त नहीं करवाया है, ठीक है, तो सूत्र ही लिखना है। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर नंबर 12 प्रत्यावर्ती धारा। इससे भी आपका 5 नंबर का लगभग पूछा जाएगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है जिसमें हमने शिखर मान निकाला था प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, एक क्वेश्चन ही होगा 3 नंबर का। तो आप इससे मान के चलिए 5 नंबर आपके कन्फर्म ही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग का द्विझिरी प्रयोग प्रकाश के किस प्रकृति की संपुष्टि करता है। तो आपको याद रखना है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करेगा, है ना। विवर्तन और जो व्यतिकरण होते हैं इन दोनों से ही हमें पता चलता है कि प्रकाश तरंग है। अब इसमें दो वैल्यू दे रखी है, दो तरंग दैर्घ्य दी हैं, झिर्री के बीच की दूरी दे रखी है, झिर्री से पर्दे की दूरी दे रखी है। तो तृतीय केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है जहाँ दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप फ्रिंज संपाती होती हैं। तो संपाती के लिए ये मान लीजिए कि 6000 तरंग दैर्घ्य के लिए एम और 5000 के लिए एन जो फ्रिंज है वो संपाती है। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। जब दोनों की वैल्यू रखेंगे हम तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है 6 डी लैम्डा अपॉन डी, यही तो फॉर्मूला बनेगा। तो एम डी लैम्डा अपॉन डी कर दीजिए। इसकी वैल्यू यहाँ कितनी 6000 कर मान लीजिए, उधर मान लीजिए 5000। मतलब क्वेश्चन ये हुआ कि एम इंटू 6000 बराबर एन इंटू 5000, ये वैल्यू कर दीजिए क्रॉस। तो कितनी आई 6m इक्वल टू 5n, ये आ गई ना 5n। या फिर और क्या लिख सकते हैं कि m अपॉन n इक्वल टू 5/6, यानी कि m बराबर हो गया 5 और n बराबर हो गया 6। ये कंडीशन है अनुपात के हिसाब से देखें तो। अब पाँचवीं फ्रिंज उस की दूरी निकाल दीजिए या छठी फ्रिंज की दूरी निकाल दीजिए, वहाँ दोनों ही जो दूरी होगी मतलब वहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जब भी तो फ्रिंज संपाती होंगी। ठीक है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। और विस्तार में देखने के लिए अब मैं व्यतिकरण की चैप्टर का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। देखिए इससे चैप्टर से न्यूमेरिकल 101% पूछा जाएगा, जो व्यतिकरण का चैप्टर है। स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी देखना है, पूरा विस्तार से देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आए हुए हैं सब समझाऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव का एक और क्वेश्चन आया। देखिए 3 नंबर में, अब तक पीछे हम देख चुके थे 2 नंबर के मिल चुके थे, एक नंबर में एक ये मिल गया, तो कितना हो गया 5 नंबर कन्फर्म हो गए इस चैप्टर से। ये रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये किस प्रकृति को दर्शाता है, कण प्रकृति को दर्शाएगा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो उस चैप्टर को अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपके 3 या 4 नंबर कन्फर्म। अगर न्यूमेरिकल वाला भी देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देहली आवृत्ति दे रखी है और आवृत्ति दे रखी है, निरोधी विभव पूछा गया है, धातु का कार्यफलन भी निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ई के बराबर एच और न्यू माइनस न्यू जीरो। तो यहाँ से हम ई के की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ई के मिल जाएगा हमें तो हमें क्या निकालना, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव होगा वी जीरो बराबर ई के बटे ई, है ना। जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो कार्यफलन और निकालना है। तो जो देहली आवृत्ति है उससे हम निकाल सकते हैं कार्यफलन। देखिए मैंने इनको सबको विस्तार में बताया है, आप मेरी वीडियो जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। डब्लू बराबर एच न्यू जीरो, ये हो गया। तो ये हो गया कार्यफलन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लगा कर आप आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे और वीडियो देख लेंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन कीजिए जबकि इसके प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम की प्लेट रखिए। देखिए वैद्युत धारिता वाला भी जो चैप्टर है मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और ये डेरिवेशन भी करा चुका हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं वहाँ जाकर। ठीक है,
तो आसान है डेरिवेशन, कोई हार्ड डेरिवेशन है नहीं। इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बहुत ही ईजी है, वेरी ईजी है, तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है संधारित्र वाले चैप्टर से। देखिए इस चैप्टर से तो काफ़ी ही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसमें, तो 8 नंबर लगभग हो चुके हैं आपके। तो अभी पीछे डेरिवेशन थी 3 नंबर में, 5 नंबर में हो गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो धारिता निकाल लेंगे हम, संयोजन की तुल्य धारिता। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे पहले, फिर ये जो 10 माइक्रोफैरेड है इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जो ये C4 है इसके साथ जोड़ देंगे हम इसे श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता इसकी निकल जाएगी। फिर समझ लीजिए एक बार, जो बीच वाले दोनों हैं C2 C3 इसे श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके साथ C1 को जोड़िए समांतर क्रम में, और फिर C4 को जोड़िए इसके साथ श्रेणी क्रम में। जब ये जुड़ जाएंगे तो इनकी तुल्य धारिता निकल जाएगी। तो तुल्य धारिता आने के बाद फिर क्या करने वाले हैं हम, फिर आवेश निकालेंगे। तो आवेश कैसे निकलेगा, Q बराबर होगा CV। C आप निकाल चुके होगे और V ये रहा वैल्यू। जब ये निकल जाएगा तो यहाँ से हम आवेश निकाल लेंगे। अब जो ये ऊपर वाले संधारित्र हैं C1 C2 और C3, यहाँ को से हम एक साथ निकालेंगे विभवांतर, क्योंकि समांतर क्रम में है। तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, है ना। तो इनकी तुल्य धारिता जो भी आई होगी इन तीनों की केवल, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, केवल वहाँ तक निकालना है। अब C1 संधारित्र पर पूछा है आवेश, तो जो C1 की वैल्यू है और जो हमने इस पर विभवांतर निकाला है ये वाला, यहाँ से जो निकाल रहे हैं इसे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो Q1 बराबर C और CV हो जाएगा, है ना। और क्या पूछा गया है, तो संयोजन की कुल संचित ऊर्जा और पूछी है। तो U बराबर हाफ CV²। तो जो C की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे हम, तो C की वैल्यू लेंगे जो C1 और C' को जोड़ने पर आई थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लगा देंगे U बराबर हाफ CV²। इसका विस्तार में सॉल्यूशन देखने के लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है। तो दो धारावाही समांतर चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। देखिए ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको वीडियो में। मेरी वीडियो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें सारी डेफिनेशन है। और पिछले ही वीडियो में दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच का बल की हमने निगमन किया था। फॉर्मूला था μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ये था, है ना। उसमें एम्पियर की भी जो परिभाषा थी उसे भी मैंने बताया था, जो 1 एम्पियर की परिभाषा थी। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये डेरिवेशन दो ही हैं, और इन दोनों डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और उनमें से लगभग हर ईयर नहीं तो एक आध साल छोड़कर पूछ लेते हैं, या तो परावर्तन की व्याख्या पूछी जाए या अपवर्तन की व्याख्या पूछी जाए। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फाकरण प्रकीर्णन का प्रयोग हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये पूछा गया था। क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक आधी ही दो चीज़ पूछने लायक हैं। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक में बता चुका हूँ आपको विस्तार से। और इसमें क्या दिया है कि एक परमाणु द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा जूल में और MeV में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊर्जा कैसे निकालेंगे इसकी। एक AMU की होगी 931 MeV, तो ये तो यहीं निकल गई। अब इसे जूल में बदलना है, तो 931 गुणा 10⁻6 मेगा के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली मल्टीप्लाई कर दो -19 की, बस हो गए चेंज। ठीक है, तो ये आसान है, अथवा मैं इसे चाहे इसे कर सकते हैं। जिसकी थ्योरी अच्छी हो तो ऊपर वाली डेरिवेशन करेंगे, नहीं न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से तो स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का अंतर समझाते हुए तो स्वयं प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। और ये वैल्यू दे रखी है। तो देखिए जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल है मैं करा चुका हूँ आपको शॉर्ट वीडियो में डाली थी मैंने, यही न्यूमेरिकल डाला है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के लिए भी विस्तार से वीडियो बनाई जाएगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जल्दी ही, तो आपको मैं उसमें समझाऊंगा। स्वप्रेरण क्या होता है, वैसे जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण होती है। अच्छा, जब दो कुंडली हो, एक में धारा परिवर्तन कीजिए, दूसरे में विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा, तो घटना होगी अन्योन्य प्रेरण की। ठीक है, और विस्तार से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका। देखिए ये जो मीटर सेतु है ये कट चुका है, इस साल आपका आने वाला है नहीं, तो इसे आप चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी सिलेबस में है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जो PN संधि डायोड से। देखिए ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर से मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन 8 नंबर का ये चैप्टर है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर की व्याख्या करनी है। तो ऊर्जा बैंड होते हैं, दो बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड, और उनके बीच कुछ ऊर्जा का अंतराल होता है जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो यदि उसे बोलते हैं EG, तो EG की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वो पदार्थ होंगे चालक, है ना।
कि वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 eV से कम हो। 1 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एक